Hello friends, welcome to our YouTube channel. We are starting a video lecture series on Indian polity. इस सीरीज के अंदर हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम आपको वो चीज़ें बताएं जो किसी स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर मेंशन नहीं है, लाइक लक्ष्मीकांत या डीडी बसु या किसी भी बुक के अंदर मेंशन नहीं है, बट दे प्ले a very vital role in the examination, like UPSC, civil services or CDS or CAPF. Even if you are preparing for other exams, then this videos are very helpful to you. सो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम आपको एक पूरी बेसिक डिटेल से हम पॉलिटी की स्टार्ट करें. तो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट वी आर स्टार्टिंग आवर टुडेज लेक्चर, राइट, ऑन इंडियन पॉलिटी, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान के छोटे छोटे बेसिक बारीकियों पे हम जाएंगे कि किस टर्म का मतलब क्या होता है. हम उस टर्म को डिस्कस करेंगे, उसको एक अच्छे से पढ़ेंगे और ये भी आपको बताया जाएगा कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं. तो हैव सम पेशेंस, राइट. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक थिंग इन इंडियन पॉलिटी. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. तो फर्स्ट चीज़, जब भी आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपके माइंड में एक चीज़ आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है, राइट, संविधान क्या है. तो सबसे पहली चीज़ यही आती है माइंड में कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ है. तो बहुत से स्टूडेंट्स को मे भी पता होगा या नहीं पता होगा, बट मैं आज इस लेक्चर में आपको सबसे पहले यही एक्सप्लेन करता हूँ. तो कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट दी पावर मैप ऑफ कंट्री. एक तरह का पावर मैप है कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. अब पावर मैप क्या होता है, मीन्स जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, लाइक डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट है, उनकी पावर डिफाइन है इसके अंदर, वो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन है. डिफरेंट ऑर्गन्स क्या होते हैं गवर्नमेंट के, डिफरेंट ब्रांचेस क्या होती हैं, तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी आर द थ्री ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट. एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये तीनों क्या हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे, राइट. थर्ड पॉइंट ध्यान से पढ़ना है, नो कंट्री कैन एग्जिस्ट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. आपको कभी लगना नहीं चाहिए कि डेमोक्रेसी को कभी भी रिलेट मत करना कॉन्स्टिट्यूशन से, कि जहाँ डेमोक्रेसी है वहीं कॉन्स्टिट्यूशन होगा. Like even in a country like Saudi Arabia or even in China, there is some constitution. अब आपको बेसिक मतलब पता लग गया होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पावर मैप, राइट. कि उस कंट्री के अंदर पावर मैप कैसे डिफरेंट सोर्सेज, जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, वो कैसे पावर डिराइव कर रहे हैं, कहाँ से पावर डिराइव कर रहे हैं, कहाँ उनकी पावर मेंशन है. तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है. इट कैन बी रिटन और इट कैन बी अनरिटन, राइट. तो वो चीज़ होती है कॉन्स्टिट्यूशन. तो बहुत सी कंट्रियां हैं, तो कोई ऐसी कंट्री पूरे वर्ल्ड में नहीं है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. हाँ, डेमोक्रेसी हो सकती है, नहीं भी हो सकती कंट्री के अंदर, बट कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है. बेशक वहाँ पे मिलिट्री रूल है, तभी भी कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है. ये था बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन होते कितने प्रकार के हैं, कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं. तो वो चीज़ें हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, राइट. फोर्थ पॉइंट का मतलब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा. तो आइए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस की. तो फर्स्ट कैटेगरी में हम कैटेगराइज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. रिटन एंड अनरिटन, लिखित और अलिखित संविधान, उस चीज़ में हम कैटेगराइज करते हैं. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, whereas ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्या कारण है इसका, आप एक रीज़न समझिए कि क्यों ये चीज़ बोली गई है. देखिए मेरी बात पे ध्यान देना आप, कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया जाता है. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वेयर एज ए कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन बिकॉज इट इज नॉट फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा फ्रेम नहीं किया गया है, इसलिए एक कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन बोला गया है, राइट. सो अगर आपसे एक पेपर में स्टेटमेंट आती है इन फ्यूचर, लाइक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ ब्रिटेन, सो इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. आपको बेसिक पता लग गया, आपको ये पता है ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक. वैसे मैं बता देता हूँ, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन. और अगर कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है तो इट मीन्स इट इज नॉट फ्रेम्ड बाय दी
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसको संविधान सभा के द्वारा नहीं बनाया गया है, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करता हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन is prepared by the Constituent Assembly. Is this statement is true or false? कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन को कैटेगराइज करते हैं वो हम कैटेगराइज करते हैं रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे, राइट। अब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, कौन फ्लेक्सिबल है, ये कैसे डिसाइड किया जाता है? तो इट इज़ क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट के बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है एंड कौन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है एंड कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, राइट। सो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड रिजिड, व्हाई? बिकॉज उसको अमेंड ही स्पेशल मेजोरिटी से किया जा सकता है, सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी से, वहाँ सिंपल मेजोरिटी का कंसेप्ट नहीं है। Whereas British Constitution is flexible because it is amended by simple majority. अब सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, दिस थिंग वी विल एक्सप्लेन इन आवर थर्ड वीडियो लेक्चर, नॉट इन सेकेंड बट इन द थर्ड वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस थिंग्स, राइट। थोड़ा सा मैं आपको एक बता देता हूँ ऊपर से। स्पेशल मेजोरिटी इज लाइक 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग, और इट कैन बी 2/3 मेजोरिटी present, even 2/3 majority of the total members of the house. This is the special majority. Whereas simple majority is 50 plus 1, 50% plus 1 present and voting in the house. For example, सदस्यों की संख्या अगर 200 है, if the members in the house is 200, और जिस दिन वोटिंग थी उस दिन सिर्फ 100 मेंबर ही प्रेजेंट थे, तो 100 में से वोट किया 80 ने, तो 80 का 50 प्लस 1 यानी कि 40 प्लस 1 41 मेंबर्स अगर असेंट दे रहे हैं किसी बिल को, तो इट इज़ द सिंपल मेजोरिटी। जबकि स्पेशल के अंदर अलग चीज़ होती है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, राइट। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। और अब आप कमेंट बॉक्स में एक और क्वेश्चन का आंसर देंगे, इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और फ्लेक्सिबल, और इट इज़ बोथ? सो आप मेरे को ये ज़रूर बताएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो एक्सप्लेनेशन है, एक टर्म आती है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। यूपीएससी ने 2019 एंड 2020 के पेपर में इस टर्म के बारे में पूछा हुआ है अपने पेपर्स में, इवन इन सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम, राइट। सो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? इज्म बेसिकली दिस वर्ड इज यूज फॉर एन आइडियोलॉजी, लाइक जैसे हम पढ़ते हैं लिबरलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, राइट, फासिज्म। तो इज्म वर्ड जो है वो आइडियोलॉजी के लिए यूज होता है। आइडियोलॉजी के बारे में मैं अगर बात करूँ तो आइडियोलॉजी को हिंदी में विचारधारा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपके फ्रेंड हैं, दोनों की थिंकिंग सेम है, तो हम कहते नहीं कि दोनों की आइडियोलॉजी सेम है, दोनों के विचार मिल रहे हैं, राइट। तो बेसिकली अगर हम बात करें लिबरल आइडियोलॉजी की, जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे भी, तो लिबरल आइडियोलॉजी क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल टू पीपल बिलीव इन द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, तो एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट डेवलप होता है, सारे लाइक माइंडेड लोग एक साथ होंगे और एक आइडियोलॉजी डेवलप की जाती है, राइट। तो ऐसे ही आइडियोलॉजी होती है, बेसिकली सेम थिंकिंग पर्सन्स जो मिलके एक कॉमन फ्रेम तैयार करते हैं, उसको हम आइडियोलॉजी बोलते हैं। सो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? पहली चीज आप ये समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री के अंदर है तो उसने पावर को डिफाइन किया है, जैसे हमने पढ़ा अभी पीछे के स्लाइड्स में। Constitution is basically defining the power of different organs of the government. Can I say Constitution is limiting the power of government? Constitution is limiting the power of government. For example, अगर हमारे Constitution के अंदर जुडिशरी की पावर को डिफाइन नहीं किया जाता, तो जुडिशरी कैन मेक लॉज, जुडिशरी कैन मेक लॉज, इवन पार्लियामेंट कैन डिक्लेयर जुडिशरी एक्शंस नल एंड वॉइड। तो कुछ ऐसा सिस्टम होता, एक तरह से एनार्की काइंड ऑफ सिचुएशन होती कंट्री के अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूशन है इसलिए पावर डिफाइन है। कॉन्स्टिट्यूशन चेक द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द गवर्नमेंट, ताकि वो डेस्पोटिज्म में कन्वर्ट ना हो, राइट। संविधान है किसी देश के अंदर तो वो डेमोक्रेसीज के बेसिक इथोस को मेंटेन करके रखता है, ताकि जो सरकार के विभिन्न अंग हैं वो तानाशाही शासन में परिवर्तन ना हो, अपनी मनमानी चीजें ना करें,
बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज रिलेटेड टू द लिमिटिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की पावर को कम करना, इसी को लिमिटेड गवर्नमेंट बोलते हैं। यही चीज यूपीएससी ने पूछी है लिमिटेड गवर्नमेंट के ऊपर, राइट। इट चेक द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द गवर्नमेंट। इसी के अंदर कंसेप्ट आता है रूल ऑफ लॉ का। रूल ऑफ लॉ का बेसिक मतलब होता है गवर्नमेंट इज अंडर लॉ, सरकार भी कानून के दायरे में है। रूल ऑफ लॉ का मतलब यही होता है। द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज गिवन बाय ए वी डाइसी। ए वी डाइसी ने ये कंसेप्ट दिया था, राइट। और डाइसी एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट है। इसको हम फंडामेंटल राइट जब आएगा नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, तो हम उस फंडामेंटल राइट वाले टॉपिक में इसको डिटेल के अंदर करेंगे, ठीक। एंड द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज बेस्ड ऑन द लिबरल आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। जो आप में से नए लोग होंगे जिन्होंने अभी स्टार्टिंग ही की है अपनी प्रिपरेशन जर्नी का, तो उनको शायद ये टर्म पता नहीं, डिफिकल्ट होगा कि वट वो आर लिबरल्स, वो आर सोशलिस्ट, वो आर मार्क्सिस्ट। तो ये टर्म्स काफ़ी यूज़ होती हैं पॉलिटी के अंदर। तो आज हम लिबरल वर्ड को डिफाइन करेंगे कि लिबरल्स कौन होते हैं, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, द लिबरल आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। तो पेपर के अंदर अगर आपसे पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ socialist idea of democracy, तो this statement is totally wrong. It is based on the liberal idea of democracy, right? तो अब देखते हैं who are liberals. Who are liberals? Liberals जो टर्म है वो आता है, लिबरल टर्म आता है लिबर्टी से। लिबर्टी बेसिकली इट टॉक्स ऑन द राइट्स ऑफ पीपल और राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की बात करते हैं लिबर्टी में, राइट। दे टॉक एंड बिलीव इन द लिबर्टी और राइट ऑफ द पीपल। लिबरल कौन होते हैं, तो उनके कुछ फीचर्स होते हैं, लाइक लिबरलिज्म के कुछ कोर फीचर्स हैं, दे आर एसेंशियल। सो व्हाट आर दीज फीचर? फर्स्ट थिंग इज लिबरल डेमोक्रेसीज के अंदर, लिबरल कंट्रीज के अंदर फंडामेंटल राइट्स होते हैं, राइट। किसी भी कंट्री को लिबरल डेमोक्रेसी बोला जाता है ऑन दीज फीचर्स। सो इफ दीज फीचर्स आर प्रेजेंट इन दैट कंट्री, तो वी कैन से दैट दिस कंट्री इज बेस्ड ऑन द लिबरल आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। सो कौन कौन से ये फीचर्स हैं, लेट अस डिस्कस दोस फीचर्स। द फर्स्ट इज द फंडामेंटल राइट। इंडिया के अंदर है फंडामेंटल राइट, बिल्कुल पार्ट इन द पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेर एज फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट आपको यूएसएसआर, आई मीन रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा देखने को। इवन इट इज नॉट इन द चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन, but it is in the Indian constitution, in the American constitution. So Indian and American constitution are based on the liberal idea of democracy. The second feature is government is responsible toward the people. ये इंडिया के अंदर है बिल्कुल। इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी है, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल सिस्टम भी है, कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं इंडिया के अंदर। दैट इज़ वाई वी कॉल इंडिया एज ए लिबरल, इंडियन डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द लिबरल आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर इन योर हेड। सो हु आर लिबरल्स, राइट। अब टीवी डिबेट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, दे आर लिबरल, दे आर लिबरल। सो डोंट इंडल्ज इन दीज डिबेट्स और दीज थिंग्स। बेसिकली लिबरल्स ये होते हैं जो इन आइडियाज़ पे बेस्ड होते हैं, राइट। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने के बाद अब द टर्म आती है लॉ। लॉ क्या चीज़ होती है, राइट। लॉ एक तरह से ऑफिशियल रूल होते हैं कंट्री के अंदर या किसी स्टेट के अंदर। वो बताते हैं कि व्हाट पीपल मे डू और मे नॉट टू डू, लोग क्या करें और क्या ना करें, राइट। वो लॉ का कंसेप्ट होता है। लॉ के कंसेप्ट के अंदर भी दो मेन कंट्रीज हैं जिनके बारे में हम अभी देखेंगे। द फर्स्ट इज ब्रिटेन एंड द अदर इज अमेरिका, राइट। नाउ ब्रिटेन के अंदर क्या है? ब्रिटेन के अंदर देयर इज पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, राइट। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है ब्रिटेन के अंदर। व्हाट इज पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी? सो लेट मी एक्सप्लेन दिस टर्म। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का मतलब होता है द पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन ब्रिटेन। Parliament can do anything. There is a famous quote in Britain, like two things can do anything. The one is God and another is British Parliament, right? They can make a man a woman, make a woman a man, right? ये सब कोट है ब्रिटेन के अंदर। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर है। इंडिया में पार्लियामेंट के पास इतनी पावर नहीं है, बट ब्रिटेन में पार्लियामेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर है, राइट। What is constitution in Britain is what parliament say, right? Whereas इंडिया के अंदर तो रिटर्न है, बट ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट कह रही है वही कॉन्स्टिट्यूशन है। इवन एक चीज़ और बहुत अच्छी ब्रिटेन के अंदर है कि
ब्रिटेन में जुडिशरी जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ पहले, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ आए। ब्रिटेन के अंदर जो कोर्ट है, लाइक सुप्रीम कोर्ट जो भी होगा वहाँ पे, तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव एक्शंस को ही रिव्यू करता है, ना कि लेजिस्लेटिव एक्शंस को। अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूँ, मैं बताना चाहूँ तो जैसे पार्लियामेंट ने कोई रूल पास किया, फॉर एग्जांपल जीएसटी लेके आया था, पार्लियामेंट ने पास किया था जीएसटी, राइट? तो द सुप्रीम कोर्ट हैज नो पावर टू रिव्यू द डिसीजन ऑफ पार्लियामेंट, राइट? कोई लेजिस्लेटिव एक्ट कोई भी आता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है उसको रिव्यू करने की इन ब्रिटेन। बट सुप्रीम कोर्ट इन द ब्रिटेन और जुडिशरी इन द ब्रिटेन कैन रिव्यू द डिसीजंस और एक्ट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव से मेरा मतलब है कि जो मंत्रिमंडल है, मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनका जो डिसीजन होगा। इंडिया के कंटेक्स्ट में एग्जीक्यूटिव एक्शन जो सबसे अच्छा एग्जांपल है जो आपको याद आएगा, वो नीति आयोग है। गवर्नमेंट ने नीति आयोग बनाया, उसके अंदर कोई पार्लियामेंट में लॉ नहीं आया था, नॉर्मल ही गवर्नमेंट का एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन था जिससे नीति आयोग की फॉर्मेशन होती है। तो ऐसा कोई डिसीजन लिया गया है तो कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है, बट नॉट द लेजिस्लेटिव एक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टर्म। इन ब्रिटेन द कोर्ट फॉलो द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कोर्ट ब्रिटेन के अंदर प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो करता है। व्हाट इज प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ? इस टर्म को ध्यान से समझना। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब है कि किसी कानून को, किसी लॉ को बनाने के लिए कोई सेट प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सेट डायरेक्शंस होती हैं कि यू नीड टू फॉलो दीज डायरेक्शंस और these principles in making a law. So if these direction or principle are followed in making the law, then this law is applicable, right? The court cannot declare it null and void. So court only check that these principles are followed or not in making that law. वहाँ पे कोर्ट हमेशा सिर्फ एक चीज चेक करता है कि क्या जो निर्देश दिए हैं कि किसी कानून को बनाने के लिए, वो निर्देशों का पालन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हो। और एक चीज मैंने आपको बताई भी कि वहां सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्ट्स को ही देखा जाता है, राइट? और उन पर भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ देखा गया है। इसके अलावा एक टर्म और होती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये थे ब्रिटिश सिस्टम ऑफ लॉ। बट इन अमेरिकन सिस्टम द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। संविधान में ही सारी पावर निहित है, राइट? संविधान के पास ही सारी पावर, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वही अमेरिका में मेन फॉलो किया जाता है। पार्लियामेंट के पास ज़्यादा पावर्स नहीं है। तो इट मीन्स लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ बोथ एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर। दोनों की पावर पे लिमिटेशन है अमेरिका में, राइट? इवन ऑन द पावर ऑफ parliament, court can review the legislative actions or even the executive actions also, right? जुडिशरी इसमें विजडम ऑफ लॉ को भी चैलेंज कर सकती है। व्हाट इज विजडम ऑफ लॉ? लाइक कि उसके पीछे रैशनल क्या था। इस टर्म को बोला जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ डॉक्ट्रिन के अंदर जुडिशरी कैन चेक द रैशनल बिहाइंड द लॉ, कि इस कानून को लेके आया गया तो क्यों लाया गया, क्या कारण था, क्या वो आज के स्थिति के हिसाब से ठीक है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की डॉक्ट्रिन ना फर्स्ट टाइम फॉलो की गई थी इन मेनका गांधी केस, राइट? तो कोर्ट ने देखा था कि इज दिस लॉ इज रैशनल और नॉट। उसके बाद बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, आईपीसी की कुछ सेक्शंस है, लाइक 377 सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, जिसको अभी नल एंड वाइड डिक्लेयर किया कोर्ट ने नवतेज सर केस में, नवतेज जोहर केस में, राइट? तो उस केस के अंदर कोर्ट ने उसको डिक्लेयर किया नल एंड वाइड, जस्ट टू ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि उसका कोई रैशनल नहीं था आज के टाइम पे, राइट? प्रोसीजर ठीक फॉलो हुआ है, बट जो पीछे रैशनल है वो चीज़ ठीक नहीं है। ए लॉ शुड बी फेयर, जस्टिस एंड रीजनेबल। ये चीज़ें होती हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। ए लॉ शुड बी फेयर, जस्टिस एंड रीजनेबल, राइट? इट इज बेस्ड ऑन द रीजन ऑफ जजेस। दैट इज वाई वी सी दैट judgment vary from judge to judge, right? For example, if there's some judgment came today, after 3 or 5 years it can be varied. Supreme Court can override its own judgment. तो सबसे बड़ी इशू, एक छोटा सा इशू जिसके साथ एसोसिएटेड है कि जज से जज में वेरी करता है जजमेंट, जिसकी वजह से थोड़ी अनसर्टेनिटी आती है, राइट? आई होप दिस इज क्लियर इन योर हेड।
सो इन दिस लेक्चर वी आर जस्ट स्टॉपिंग हेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने जो आपके फ्रेंड सर्कल्स हैं उनमें शेयर भी करना, ताकि नॉलेज अच्छे से डिसिमिनेट हो पाए। और आप सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोस को आपको अपडेट मिलते रहे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।